नमस्कार, स्वागत है आपका शहर के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं अध्या सिन्हा करवाऊंगी रूबरू शहर की तमाम ताजा खबरों से। खबरों पर नजर डालने से पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन सी खबरें मुख्य समाचार में शामिल हुई है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का असर जिले में भी दिखा। सरकारी बैंक समेत सरकारी कर्मी सड़क पर उतरे। संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद कर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और शहर में जाम की समस्या को लेकर नगर निगम द्वारा दूसरे दिन भी शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के नीतियों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का असर जिले में भी देखने को मिला। सरकारी बैंक कर्मी समेत कई संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देशव्यापी बैंक बंद का असर जिले में भी देखने को मिला। शहर के सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी ने अपने अपने शाखा के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। शहर के सभी सरकारी बैंक बंद थे, हालांकि प्राइवेट बैंक के अधिकांश शाखा खुला हुआ था। हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस को हर हाल में वापस लेना होगा तथा बैंक के निजीकरण पर रोक लगाना होगा। At the call of National Convention of Workers organized by Central Trade Union का 7 सूत्री डिमांड को लेकर के ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। 7 सूत्री जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का कॉमन डिमांड है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में एक्ट इंटेक और टीयूसीसी ने संयुक्त रूप से खुदीराम बोस स्मारक स्थल से मार्च निकाला, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर क्लब रोड स्थित LIC कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से भारत सरकार और विभिन्न प्रादेशिक सरकारों के मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ हड़ताल है। गुलामी के 4 श्रम कोड मजदूरों के पक्ष में 44 कानून थे, उसको बदल करके लाया गया है। उसके मुखालफत में ये हड़ताल है। सरकार तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को, जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मुनाफा हो रहा है उसको भी सरकार बेच रही है। पूरे देश के संसाधनों को देश के कारपोरेट घरानों के हाथों में सौंप रही है। इसके खिलाफ ये हड़ताल है। हम मांग करते हैं कि देश में जो भी बंद उद्योग हैं उनको चालू किया जाए। जो स्कीम वर्कर हैं उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। तमाम इच्छुक नौजवानों को रोजगार की गारंटी की जाए। पुरानी पेंशन नीति लागू किया जाए। नई पेंशन नीति सरकार मांगे नहीं मानती है तो क्या रणनीति होगी? इस देश के भीतर मजदूरों के पास लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ, कारपोरेटों की गुलामी करने वाली सरकार के खिलाफ हम जनता के, देश के मजदूर किसानों के एकता के साथ, पूरी ताकत के साथ और लड़ेंगे। BSNL प्रधान कार्यालय में भी BSNL के कर्मचारियों ने इस हड़ताल के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों के तहत आज आम हड़ताल है। इसमें हमारे राजनीतिक पार्टी लोग भी सहयोग दे रहे हैं ट्रेड यूनियनों को। साथ में आप देख रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल महानगर के सारे साथी इस ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ बैठकर समर्थन में बैठे हुए हैं। मैं तहे दिल से इस सारे सदस्यों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे मांगों के समर्थन में आकर इन्होंने यहाँ बैठक की है और हम लोग के साथ एक साथ खड़े हैं। मुख्य चीज़ जो यह है, जो आज जो हमारी केंद्रीय सरकार जो है वो अजीबोगरीब फैसले कर रही है, जिस कारण जो भी सारे PSU हैं, BSNL हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, ONGC हो, कोल इंडिया हो, हर चीज़ को बेचने पर तुली हुई है। सरकारी संपत्ति को बेचने पर मोदी सरकार आम किसी तरह संपत्ति को बेचकर प्राइवेट के हाथों इसको सुपुर्द कर दिया जाए। अगर सरकारी संपत्ति बिक गई, अगर आज BSNL बिक गया तो कल वही वोडाफोन, रिलायंस, जियो वाले 1 रुपये का कॉल का 10 रुपये चार्ज करेंगे। ये सरकारी कंपनी जिंदा है तब तक मजदूरों को, गरीबों को के हित का साधन है।
कोई भी संपत्ति, सरकार की संपत्ति गरीबों के लिए होती है और यह संपत्ति बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ सरकार औने पौने दावों में बेचकर इस संपत्ति को समाप्त करना चाहती है। इसके विरोध में सारे हम लोग बैंक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस, रेलवे के और जितने ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे राजनीतिक पार्टी CPI, CPM, राजद, सभी लोग हम लोग का इस में सहभागी है और समर्थन दे रहा है। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को यह चेताना चाहता हूँ कि गरीब विरोधी, जन विरोधी, श्रम विरोधी जो भी नीति है उसको खत्म करे, मजदूरों को पेट पर लादना बंद करे, गरीब को वो भूखा मरने के कगार पर छोड़ना बंद करे। अगर नहीं बंद हुआ तो ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान जवाहरलाल रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। शहर में लग रहे महाजाम से निजात दिलाने को लेकर नगर निगम ने गुरुवार को एक बार फिर टावर चौक से कल्याणी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथों से झुग्गियों को हटाने के लिए JCB चला, जबकि शोरूम संचालकों को मोहलत देकर छोड़ दिया गया। सरैयागंज टावर चौक के पास से अभियान की शुरुआत की गई। फुटपाथों पर कपड़ा, फल और सब्जी बेचने वालों को खदेड़ दिया गया। अवैध तरीके से लगे वोट को JCB से ढा दिया गया। वहीं कई दुकानदार धावा दल को देखकर अपनी दुकानें समेटकर भाग गए। इसके बाद JCB लेकर अधिकारी जवाहरलाल रोड से कल्याणी की तरफ बढ़े। इस सड़क से लगभग 2 दर्जन गुमतियों को हटाया गया। सर हटाने के बाद फिर लगा ले रहे हैं, आपके जाते ही फिर लग जा रहा है। प्रमंडलीय सभागार और समाहरणालय सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गुरुवार को समाहरणालय सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और समाज में संविधान के महत्व के प्रसार करने के उद्देश्य से मनाया गया। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में 26 नवंबर के दिन ही भारत का संविधान मसौदे को अपनाया गया था। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सभी अधिकारियों को संविधान के प्रस्तावन की शपथ भी दिलाई। संविधान दिवस है और उसके अवसर पर निर्देशानुसार, विभाग के निर्देशानुसार हम लोगों ने आज संविधान दिवस के अवसर पर एक प्रस्तावना के वाचन का कार्यक्रम रखा था यहाँ सभा कक्ष में, जिला समाहरणालय में, और उसमें सभी हमारे पदाधिकारी कर्मी शामिल हुए और लोगों ने संविधान को पढ़ा और उसको समझा और उसमें हमारे जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, संवैधानिक दायित्व हैं, नागरिक होने के जो कर्तव्य हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। प्रत्येक व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, उसके साथ गरिमापूर्ण ढंग से व्यवहार हो, इस प्रकार का जो हम लोग व्यवहारिक बातें हैं उसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया है और उसको हम लोग अपने आचरण में सभी कर्मी, सभी पदाधिकारी उसको उतारने की कोशिश करेंगे। शुभंकरपुर गांव में संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से गबन मामले में पुलिस ने महीनों से फरार चल रहे संचालनकर्ता को गिरफ्तार किया। बीते दिनों हुई 16 लाख गबन मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी कुंदन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला कांटी थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर की है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा के ग्राहक सेवा केंद्र संचालनकर्ता कुंदन कुमार द्वारा कई ग्राहकों का लाखों रुपया गबन करने का आरोप लगाया गया था। जानकारी के अनुसार ग्राहक सेवा केंद्र के संचालनकर्ता कुंदन कुमार लगभग 16 लाख रुपए गबन कर पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे। ग्राहकों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस द्वारा कुंदन कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। अंततः पुलिस ने पटना के आलमनगर थाना से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गुरुवार को पश्चिमी डीएसपी सैयद इमरान मसूद ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अगस्त महीने में ग्राहकों द्वारा शिकायत की गई थी कि संचालनकर्ता कुंदन कुमार के द्वारा कई ग्राहकों का 16 लाख रुपया बैंक में जमा करने के नाम पर लेकर गबन कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में सूचना मिली थी कि आरोपी कुंदन कुमार पटना के आलमनगर थाना क्षेत्र में है।
सूचना के बाद एक टीम गठित कर कार्रवाई की गई। काटी थाना क्षेत्र में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ का CSP है जो कि कुंदन कुमार नाम से एक व्यक्ति चलाता था। अगस्त में एक कंप्लेंट FIR दर्ज हुआ था कि करीब ग्रामीण लोगों का जो अनपढ़ हैं या मेनली महिला वर्ग से जो हैं उनका 16 लाख रुपए का पूरा पैसा इस CSP संचालक कुंदन कुमार ने फ्रॉड किया है और गबन किया है। इसमें इसका मोडस ऑपरेंडी जो काम करने का तरीका बड़ा सिंपल था। ये उन लोगों को आइडेंटिफाई करता था कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं या जो महिला वर्ग के हैं, जो लोग पिछड़े हैं, उनको टारगेट करता था। उनका पैसा ये जमा करता था और उनको रसीद भी देता था। उसके बाद उनका पैसा जमा करने के बाद उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं करता था और ये बात ये उनसे छुपाता था। फिर जब वो लोग उनसे कहते थे कि हमारा पासबुक अपडेट करो तो आकर के उसको कुछ ना कुछ बहाने से भगा देता था। ऐसे करते करते ये पूरा फ्रॉड का पीरियड पिछले साल नवंबर से चल रहा था और इस साल के आगे जुलाई तक इसका जब ज़्यादा संख्या बढ़ गई तब लोगों ने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करने के बाद बैंक ने हमें आवेदन दे करके इसके खिलाफ FIR कराई है। FIR कराने से एक हफ्ता पहले से ही ये फरार था। उसके बाद हम इसके पीछे लगे हुए थे, हमने सोर्सेज अपने लगाए हुए थे इसके पीछे और पटना में ये छुप कर रह रहा था। तो कल इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने पटना से करी है। पटना में कहाँ से हुआ सर गिरफ्तारी इसकी? पटना में इसकी गिरफ्तारी आलमगंज पुलिस स्टेशन है, उनसे संपर्क किया था। हमें इसकी लोकेशन मिल रही थी तो संपर्क करके उनकी मदद से हम लोगों ने इसे अरेस्ट किया है। सर, इस पूरे प्रकरण में जो बैंक है उसकी भी भूमिका जो है वो भी संदेह के घेरे में है और लोगों ने उसकी शिकायत भी यहाँ पे की है। जी, अभी पिछले कुछ दिनों में बैंक के भी खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश है। एक दिन वहाँ पे हंगामा भी किया था और बैंक में भी उन्होंने कहा है, मैनेजर साहब से बात करी है, उन्होंने कहा है हम आला अफसरों से इसकी जांच कराएंगे, किसकी भूमिका है, किसका केयरलेसनेस से ये सब हुआ है। लाख दावों के बावजूद निगम प्रशासन ने शहर को कचरा मुक्त नहीं करवा पाया, जिस कारण आम लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा है। दिवाली पर्व और महापर्व छठ के समाप्त होने के बाद भी पूरे शहर में कचरा पसरा हुआ है, जिससे शहर की स्थिति नाटकीय बनी हुई है। एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ डेंगू, इन दोनों महामारियों के बावजूद सफाई के मामले में निगम की स्थिति सिफर है। वैसे दिवाली के समय निगम ने सफाई की कोशिश तो की थी, लेकिन दिवाली और छठ में सफाई कर्मियों की कमी के कारण निगम सफाई के मामले में कुछ नहीं कर पाई। सफाई होगी तो कैसे? निगम के ज़्यादातर ट्रैक्टर और टेलर या तो खराब पड़े हुए हैं या तो खटारा हालत में है। शहर में बढ़ते कचरे के कारण लोगों में बेहद आक्रोश भी है। स्थिति तो बहुत खराब है। हर एक चौक चौराहा पर पूरा जो है सही पूरा करकट से भरल है। अच्छा, उसके बाद पेशाब खाना भी नहीं है। हाँ, यही सब गंदगी फैला हुआ है पूरा। पर्व था, छठ था, दिवाली था, सब में कोई में सफाई जो है सही ढंग से नहीं हुआ है। किसी में नहीं, ऊपर झापर उठा लिया, बात खत्म। कि मुजफ्फरपुर नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। यहाँ साफ सुथरा का तो कोई उपाय नहीं। जब मंत्री रह के नहीं कुछ करवाए तो अब क्या आशा रखा जाए? जब मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी थे तब तो विकास होवे नहीं किया, अब क्या आशा रखा जाए? पर्व त्योहार था, वो सब में क्या स्थिति? पूरा गंदगी हर घाट पर फैला हुआ था। कहीं जनता के लिए ना बाथरूम बना हुआ था, ना शौचालय, ना पानी, कोई स्वच्छता नाम पर कोई चीज नहीं। केबीसी में पूछे गए सवाल को लेकर अमिताभ बच्चन सहित कुल 7 लोगों पर सीजीएम कोर्ट में परिवाद हुआ दर्ज। गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में सिकंदरपुर निवासी चंद्रकिशोर पराशर ने कौन बनेगा करोड़पति के एक शो में हिंदू आस्था को नीचा दिखाने को लेकर अमिताभ बच्चन, अरुण शेष कुमार, राहुल वर्मा, मंजीत सिंह, एनपी सिंह, सोनी इंटरटेनमेंट चैनल के मालिक और बिजवाड़ा विल्सन सहित कुल 7 लोगों पर परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू धर्म का जानबूझकर मजाक बनाया गया है और वे हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। प्रिय एपिसोड्स है, शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसका सीज़न 12 का जो 25वां एपिसोड है, जिसका प्रसारण पिछले महीने यानी 30 अक्टूबर 2020 को 9 बजे रात में हुआ, उसमें अमिताभ बच्चन ने एंकर के रूप में प्रश्न किया कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म ग्रंथ को जलाया, और हिंदू धर्म ग्रंथ 4 धर्म ग्रंथों का उन्होंने नाम दिया, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवनी में या उनकी डायरी में कहीं भी धर्म ग्रंथ को जलाने और फाड़ने की चर्चा नहीं है।
इस विषय से मेरी तथा मुझ जैसे करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है। सोनी एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, CEO, चेयरमैन, एंकर अमिताभ बच्चन और प्रतिभागी, इन सबों ने एक साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, पूरे देश में हिंदू धर्मावलंबियों की भावना को आहत करने के लिए और वर्ग संघर्ष फैलाने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए ऐसे प्रश्न का चुनाव किया है। इस पर हमने आज अपने माननीय वकील के माध्यम से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में मैंने एक केस दायर किया है। माननीय न्यायालय ने उसको सुनवाई पर रख लिया है और इसकी सुनवाई आगामी 3 दिसंबर 2020 को होगी। वहीं परिवादी के अधिवक्ता साकेत कुमार ने बताया कि IPC की विभिन्न धाराओं में परिवाद दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने अगली तिथि 3 दिसंबर को तय की है। 295A 120B बचा 34 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज किया गया है। क्या मतलब अगली सुनवाई इसमें 3 दिसंबर को मुकर्रर की गई है, जिसमें हमारे मुद्दई के साथ मैं न्यायालय में उपस्थित रहूंगा और जो भी सुनवाई होगी वहां न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। इसमें 4 धाराएं हैं, जिसमें 298 के लिए सजाए 1 वर्ष एवं फाइन है और 295 क के लिए 2 वर्ष एवं फाइन है और 120B के लिए जो 298 और 295A में है वही सज़ा इसमें है और 34 जो है इसमें जितने भी एक्यूज हैं, मुदाला हैं, वो समान आशय से इस कार्य को किए हैं, इसलिए उनका जो सजाए होगा सबको बराबर होगा, इसलिए 34 लगाया गया है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के साथ। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है,
उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का स्वागत है सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। आइए रुक करते अगली खबरों की ओर। लोन नहीं चुकाने पर बैंक के रिकवरी विंग द्वारा ऑटो को जब्त कर लिया गया। डिप्रेशन में आकर ऑटो चालक ने आत्महत्या कर लिया। सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन का असर अभी भी कितने परिवारों के चिराग को अपने भीतर संभाले जा रहा है। एक ऐसा ही दर्दनाक घटना शहर में घटी। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर कुंडल निवासी 33 वर्षीय सुजीत सहनी का लोन पर लिया हुआ ऑटो जब्त कर लिया गया, तो तनाव में आकर चालक ने आत्महत्या कर ली। सुजीत सहनी अपने पीछे पत्नी, मां और 3 छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए छोड़कर चले गए। मृतक सुजीत लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक कमाई बंद होने के कारण ऑटो का किस्त नहीं भर पा रहे थे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से ऑटो चलाने लगा। कमाई इतनी होती थी कि वो अपने परिवार को ही सही से पालन नहीं कर पाते थे। अचानक मंगलवार को बैंक के रिकवरी विंग से कुछ लोग मृतक सुजीत के घर पहुंचे और ऑटो को जब्त कर अपने साथ ले गए। इसी के तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। मामले में मृतक सुजीत की पत्नी रीना देवी ने बताया कि ऑटो के किस्त को लेकर पिछले कई महीनों से तनाव में चल रहे थे। छठ पर्व में वह अपने पति व बच्चे के साथ मायके गई थी। छठ पर्व होने के बाद पति घर लौटा था और अचानक मंगलवार को इस घटना की जानकारी मिली। के लिए घर पर गए हुए थे, इतने में 5 बजे सवेर में उछल दिए वहाँ से यहाँ पे। हम उतने में किश्ती वाला आए 3 बजे के लगभग।
हम वहाँ से फ़ोन किए, सुनिए ना जी, किस्ती वाला आए हुए यहाँ पे, तो बोले कि ठीक है उनको बैठाइए, हम आ रहे हैं। उनको बोले कि कितना किस्ती गिरा है, तो 2 महीना का किस्ती गिरा हुआ है। तो हम बोले उनको कि आज भर गाड़ी रहने दीजिए, कल हम आपको किस्ती भर देंगे, इसी समय ले जाइएगा। वो नहीं माने, लॉक तोड़ करके गाड़ी ले गए। लॉक तोड़ के ले गए, उनको बोल दिए कि लॉक तोड़ के गाड़ी ले गए। यहाँ पे आए तो सुन करके, वही सुन के 7 बजे रात को हमको मालूम चला, यहाँ से दूसरे आदमी बोला कि आपके पति के साथ ऐसे हो गए। आए यहाँ पे तो हमारे पति को नहीं थे, सब लेकर के भाग गए हुए थे, ले जाके नदी में नाव पे रखे हुए थे। सर हम यही जानते हैं, इससे आगे हम नहीं जान रहे हैं। 3 गो छोट बाल बच्चा है। घर में पूछ के आत्महत्या कर लिए? आत्महत्या के नाम आ रहा है सर, हम नहीं जान रहे कि क्या किए नहीं किए, लेकिन हत्या के नाम आ रहा है। कितना दिन से ऑटो चलाते थे पति? पति है 9 महीना से, लॉकडाउन में तो बंद ही था, ये 3 महीना से चला रहे थे। तो कहाँ से लिए थे ऑटो वो? ऑटो वो भैया जी है ना, पूछ लीजिए ना, कहाँ से ले रही ऑटो? बैंक से लिए हुए थे। अब क्या चाह रही हैं आप, पत्नी है? हम चाह रहे कि हमको हक मिलना चाहिए, हमारे 3 गो पुत्रों के नाम पर चढ़ जाना चाहिए आधे आध, हमारे जीवन के पूरा परवरिश उठाना चाहिए गार्जियन को। वहीं मामले में मृतक सुजीत के साला सह कर्पूरी नगर निवासी कमलेश सहनी ने नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि उसके बहनोई किस्त पर एक ऑटो लिया था। कमाई नहीं होने के कारण पिछले कुछ महीनों से तनाव में चल रहे थे। इसी बीच मंगलवार को इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। हम तो आए वो उसी दिन 24 तारीख के शाम में आए यहाँ 7 बजे आए, तो यहाँ पर ये सब आदमी सब बोले जो कि फांसी लगा के मर गए हैं। यहाँ आए तो देख रहे हैं लाश नहीं है, अलग रखा हुआ था। तो पुलिस आया, उसके बाद छानबीन हुआ तो मिला लाश। क्या रीजन सामने क्या है आत्महत्या करने का? रीजन सामने जो कि यही पता भी नहीं चल रहा है, पता चलिए ना रहा है जो कि कैसे अथी हुआ। क्या डिप्रेशन वगैरह में थे पहले से? पहले से थोड़ा मोड़ा था। क्या कारण क्या था? वही आपस में लड़ाई। ऑटो भी लिए थे क्या वो? हाँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री गणेश प्रसाद यादव की याद में जदयू जिला कार्यालय में शोक सभा का किया गया आयोजन। गुरुवार को इमली चट्टी स्थित जदयू जिला कार्यालय में पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव की आकस्मिक मृत्यु पर शोक सभा सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जदयू जिला अध्यक्ष रंजीत सहनी सहित जिले के तमाम जदयू नेताओं ने पूर्व मंत्री की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की। जिलाध्यक्ष ने पूर्व मंत्री को याद करते हुए उनकी मृत्यु को राजनीति के क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षति भी बताई। माननीय पूर्व मंत्री गणेश प्रसाद यादव जी का कल निधन हुआ, जिसके लेकर आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सभी साथी उपस्थित होकर पुष्प अर्पित करने का काम किए। आज एक लोहिया और समाजवादी विचारधारा के नेता का अंत हुआ, जो अपने आप में एक पहचान थी। और जिस समय बिहार झारखंड एक राज्य था बिहार, उस समय के वो समाजवादी विचारधारा और लोहिया के विचारधारा के नेता थे। समाहरणालय परिसर में बाल अधिकार की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को बाल अधिकार की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम बाल अधिकार उत्सव माह के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई मुजफ्फरपुर के द्वारा समाहरणालय परिसर में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बहुत ही विस्तार से बच्चों के साथ उनके अधिकारों के बारे में और उनके सुरक्षा से संबंधित सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम तथा संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा की। कार्यक्रम में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। कोरोना काल में बाल अधिकार को लेकर लोगों को जागरूक करने के मद्देनजर प्रचार वाहनों की रवानगी जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। उक्त प्रचार वाहनों द्वारा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चाइल्ड प्रोटेक्शन और संरक्षण को लेकर आम आवाम को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा, डीपीआरओ कमल सिंह, आईसीडीएस डीपीओ ललिता कुमारी, सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई उदय कुमार झा सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, बाल संरक्षण से जुड़ी हुई संस्थाएं एवं संगठनों से प्रतिनिधि उपस्थित थे। बाल अधिकार उत्साह हम लोग मना रहे हैं उत्सव,
और ये पूरे महीने तक कार्यक्रम हम लोगों का चलेगा। इसमें विशेष रूप से हम लोग बच्चों के अधिकार के बारे में बच्चों को, उनके माता पिता को और उनके अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारी पंचायत स्तर तक की जो बाल संरक्षण समिति है और जिला स्तर पर जो हम लोगों की बाल संरक्षण समिति है, उन सभी लोगों का इसमें सक्रिय सहयोग सुनिश्चित कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने अधिकार के विषय में जागरूक हों और उनके अभिभावक और समाज के लोग भी बच्चों के अधिकार के बारे में जागरूक हों। और बच्चे अगर हमारे कहीं किसी डिस्ट्रेस स्थिति में हैं, संकट में हैं, तो उनको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग बता रहे हैं। जो 1098 जो 1098 कहा जाता है बच्चों को समझने के लिए, उस पर फ़ोन करके वो अपनी बात बता सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं और उनको तुरंत रिस्पांस हम लोगों के जो सिस्टमेटिक रिस्पांस टीम है उसके द्वारा उपलब्ध होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे हम लोगों के देश के, समाज के भविष्य हैं। हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम लोग उनके संरक्षण पर ध्यान दें। उनके अभिभावक, माता पिता बच्चों के पोषण, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें। और हम सभी लोग समाज के सदस्य के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी बच्चों के जो अधिकार हैं उनको ज़रूर हम लोग ऑनर करें उनका। और कहीं भी हमको इस प्रकार का दिखता है कि कोई बच्चा संकट में है तो उसको हम लोग तुरंत सहायता पहुंचाएं। समाहरणालय सभागार में संविधान दिवस पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर आधारित विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गुरुवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा संविधान दिवस 2020 का आयोजन किया गया। डीडीसी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष और डीपीआरओ के द्वारा एनसीसी के कैडेट और नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों के साथ संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान संविधान के अधिकार और कर्तव्य पर आगंतुक अतिथियों ने उपस्थित युवाओं को जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। साथ ही युवाओं को संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी दिलाई गई। दिवस के अवसर पर जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसके संबंध में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए जो युवा शक्ति है, एनसीसी के कैडेट्स हैं, हमारे कुछ समाजसेवी हैं, उन लोगों ने इसमें भाग लिया। हमारे पदाधिकारी हैं समाहरणालय के, उन लोगों ने इसमें भाग लिया और लोगों को जो हमारे मौलिक अधिकार और उसके साथ जो जुड़े हुए हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसकी जानकारी दी गई। लोगों से अनुरोध किया गया कि हम जिस तरह से अपने मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं उसी तरह से हमें अपना जो मौलिक कर्तव्य जो हमारा है उसका भी हम लोग पालन करें, और जिससे कि समाज जो है वो आगे बढ़े, राष्ट्र प्रगति की पथ पर और अग्रसर हो। और इसी बात के लिए जो है हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे और बहुत अच्छी तरह से जो है इस सभा में लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारे कुछ युवा साथी भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। बहुत ही अच्छा रहा कार्यक्रम और उम्मीद करते हैं कि इसका जो संदेश है वो समाज में दूर दूर तक जाएगा और लोगों के विचार में, उसके व्यवहार में जरूर परिवर्तन आएगा। लोग अपने कर्तव्य। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।